हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 12 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो पिछला वीडियो भारतीय संविधान का आपको यहां से मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के बारे में, यानी कि आर्टिकल 13 के बारे में। ये क्या कहता है? ये कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि जितनी भी विधियां हैं, जितने भी कानून हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, वे सारे के सारे कानून जो हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि हमने अपने संविधान को सर्वोपरि रखा है, यानी कि संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, कोई भी राष्ट्रपति नहीं है। सबसे ऊपर संविधान है और इसके बाद उन सबका नंबर आता है। यानी कि संसद द्वारा यदि कोई कानून बनाया जा रहा है तो वह कानून भी भारतीय संविधान के अंतर्गत ही बनाया जाएगा, इसके अंतर्गत ही बनाया जाएगा और इससे विपरीत या इससे अन्य कोई भी चीज नहीं बनाई जाएगी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ये किसके संबंध में व्याख्या कर रहा है? ये व्याख्या करता है मूल अधिकार से संबंधित। और हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों पर विशेष जोर दिया गया है। मूल अधिकार व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए हैं और भारत के नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं। यानी कि जो लोग भारत में रहते हैं वह भारत के नागरिक भी हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो वो भारत के नागरिक ना हो, जो कोई विदेश से हमारे भारत में नौकरी करने आया हो। तो ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति को या नागरिकों को कुछ अधिकार ऐसे हैं, यानी कि मूल अधिकार में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संसद यदि कोई कानून बनाती है तो वह कानून मूल अधिकारों को समाप्त करने वाला कानून नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कानून संसद नहीं बनाएगी। क्या लिखा हुआ है इस संबंध में? ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, इस संविधान के प्रारंभ से पहले, यानी कि ये जो संविधान प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ भैया? 26 जनवरी 1950 को। बना कब था ये? 26 नवंबर 1949 को। तो लागू हमने कब करा? 26 जनवरी 1950 को। तो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। इस भाग से यानी भाग 3 से। भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 कहता है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकार से असंगत, मूल अधिकार से जो विधियां, जो कानून मिलते जुलते नहीं हैं, उन कानूनों को जो है कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्हें जो है उस मात्रा तक शून्य माना जाएगा, जीरो माना जाएगा यदि वे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 3 है मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, उनको शून्य मान लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। देखो, पॉइंट नंबर 1 में तो बता दिया कि जो पुरानी विधि बनाई गई है, पुराने कानून बनाए गए हैं, वो यदि असंगत हैं तो उस मात्रा तक शून्य माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। कानून कौन बनाता है? कानून बनाती है संसद। तो संसद को भी इसमें राज्य कह दिया क्या? जी बिल्कुल, राज्य कह दिया। आप पिछला अनुच्छेद देखेंगे, पिछला अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 12 का अध्ययन करेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको कि संसद को भी राज्य ही माना है। तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, कैसा? जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता हो। मूल अधिकार कौन कौन से, कहां कहां से दिए हैं? पूरा के पूरा जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से रिलेटेड है। यानी कि अनुच्छेद 12 से लगा करके अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार है। तो मूल अधिकारों को नष्ट करता हो, मूल अधिकारों का हनन करता हो, मूल अधिकारों को कम करता हो, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। ये कहता है पॉइंट नंबर 2।
तो न्यून करता हो ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। इस खंड के उल्लंघन में बनाई जाने वाली प्रत्येक विधि की मात्रा वहां तक शून्य मानी जाएगी। मान लेते हैं कि कोई कानून बना दिया गया, अब वो कानून ऐसा है जो मूल अधिकारों को कम करता है, उसका हनन करता है, उसको हानि पहुंचाता है, तो ऐसा कानून उस मात्रा तक शून्य मान लिया जाएगा यदि वो ऐसा है। तो किस मात्रा तक शून्य माना जाएगा? जहां तक कि वो मूल अधिकारों का हनन करता हो, भाग 3 का हनन करता हो, संविधान के भाग 3 का। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया, वो बना दिया तो फिर जो है उस मात्रा तक उसको शून्य मानेंगे। ये कहता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है इस अनुच्छेद में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी कि जब तक क्या है इस अनुच्छेद में मतलब अनुच्छेद 13 में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी कि संदर्भ के सहित कोई बात बताई गई हो तब तो ठीक है। यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं है तो विधि का और प्रवर्त विधि का क्या मीनिंग है वो यहां पर बताया। जब तक अन्यथा अपेक्षित नहीं है तब तक यही अर्थ लगाया जाएगा विधि का और प्रवर्त विधि का। क्या लिखा है विधि के बारे में? विधि के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला, विधि मतलब होता है कानून, तो विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि मतलब होता है बायलॉज, यानी कि उप कानून कहें अपन उसको, तो बायलॉज, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा से है। विधि का मीनिंग क्या बता दिया इन्होंने? विधि का यानी कि कानून का मीनिंग क्या बता दिया? कानून का मीनिंग बता दिया कोई रूढ़ी है, कोई प्रथा है, कोई नियम है, कोई उपविधि है, उपविधि यानी कि बायलॉज है, कोई अध्यादेश है, कोई आदेश है, इन सबको कहा गया विधि। और प्रवर्त विधि क्या होती है? प्रवर्त विधि इसका मीनिंग है इसके अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है, जो पहले ही निरसित नहीं की गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उसे संपूर्णतः या विशिष्टतः प्रवर्तन में नहीं है। प्रवर्त विधि कौन सी कही गई? जो कि बनाई गई विधि है, और वो कब बनाई गई है? इस संविधान के प्रारंभ से पहले बनाई गई है, उसको कहेंगे प्रवर्त विधि। ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो कि इस संविधान से पहले बनाए गए हों? तो मैं आपको बता दूं, CRPC पहले बनाई गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता को CRPC कहते हैं, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में बनाई गई। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि हमारे संविधान के बनने के पहले बना लिए गए हैं, तो जिन्हें हम प्रवर्त विधि कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 का और खा दोनों चीजें बता दी, काय के बारे में, विधि के बारे में और प्रवर्त विधि के बारे में। अब चौथा पॉइंट एक और नया जोड़ दिया गया है। ये कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया 1971 में। 1971 में क्या जोड़ दिया गया है इसमें जोड़ दिया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। इस अनुच्छेद की कोई बात यानी कि ये जो अनुच्छेद कौन सा है, किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? अनुच्छेद 13 का। तो अनुच्छेद 13 की कोई बात 368 के अधीन किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगी। 368 क्या है? अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 जो है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए बनाया गया है कि यदि संसद चाहे तो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। अब भारतीय संविधान में ही संशोधन हो जाएगा, मान लो संविधान में ही संशोधन हो गया और उसमें से संशोधन करके मूल अधिकार को हटा दिया गया, तो फिर ऐसे समय में यहां पर यह कहा गया कि ऐसा कोई संशोधन कौन से अनुच्छेद 13 पर लागू नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 13 में जो जो बातें कही गई हैं वे इस संशोधन के द्वारा, संशोधन का द्वारा, वो अनुच्छेद 368 में जो संशोधन बताया गया है कि उस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 की कोई बात हटाई नहीं जा सकती है, ना उसमें कोई बात घटाई जाएगी ना कोई बात बढ़ाई जाएगी।
अनुच्छेद 13 जैसा लिखा हुआ है वैसा के वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा 368 के माध्यम से, अनुच्छेद 368 के माध्यम से। जो संविधान के संशोधन को करने के लिए, संविधान में संशोधन यदि करना है तो 368 में हो जाता है, लेकिन 368 जो है अनुच्छेद 13 पर लागू ही नहीं होगा, यानी कि अनुच्छेद 13 में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आज हमने अध्ययन किया अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 14 का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको अनुच्छेद 14 भी मिल जाएगा, भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे, सीआरपीसी और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो भी यहां से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।